आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर एआईएमएल स्टूडेंट्स या फिर एआईडीएस स्टूडेंट्स जिनका भी एआई का एग्ज़ाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत है क्योंकि पेपर ईजीएस्ट से भी ईजीएस्ट पूछने वाला है। एंड मैं खुद एआईएमएल का स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा बोलता सीएससी हूँ, लेकिन कोर अगर जाए तो सीएससी के अंदर मैं एआईएमएल कर रहा हूँ। तो एआई इज़ द फेवरेट टॉपिक मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड पिछले पेपर्स को अगर देखें ट्रिपल ई, डिस्क्रीट एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो काफ़ी अच्छा गया है पेपर बहुत सारे लोगों का। एंड स्पेशली एआईएमएल वालों के लिए तो चांदी ही चांदी है क्योंकि 3 पेपर्स अच्छे गए। उसके बाद ये एआई वाला सब्जेक्ट, उसके बाद ओपीएम, शायद ओपीएम ही है ना, आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में बताना। तब तो भाई चांदी ही चांदी है क्योंकि इतने सारे ईजी सब्जेक्ट, पूरा सेमेस्टर ईजी हो गया है ना। तो मेन टेंशन डेटा स्ट्रक्चर का होता है, वो ईजिली निकल गया, तो बाकी सब तो ख़त्म ही ख़त्म है। आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। एंड लिटरली बता रहा हूँ, इसको तुम 5 से 6 घंटे में कंप्लीट पढ़ सकते हो, ठीक है, कंप्लीट। अगर तुमको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, तुमको बहुत ही टेंशन नहीं लेना, तुमको हेडेक नहीं लेना, तो अगर आज से पेपर 3 दिन बाद है ना, तो तुमको 3 दिन मोर देन इनफ है। लाइक तुम दिन के 2 घंटे ही बैठोगे ना, बहुत बहुत ज़्यादा इनफ है पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए एंड लिटरली 65 मार्क्स प्लस लाने के लिए। इस वीडियो में कंप्लीट डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस, मॉडल पेपर एंड सॉल्यूशंस विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सब कुछ समझा दूंगा पूरा डिट्टो 1 बाय 1। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जितने डाउट्स हैं ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे तुम आंसर्स जो देखोगे, इसको एग्जैक्टली उठा के वहाँ पे जाके लिख दोगे, तुम्हारे 100% मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो मैं 8 क्वेश्चंस बताऊँगा, एग्जैक्टली वो 8 क्वेश्चंस यहाँ से उठ के एंड एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो रिलैक्स हो जाओ। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएस। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 1 की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पेपर 2026। क्वेश्चन 1 के एक ही बात करें, एक्सप्लेन ए स्टार सर्च एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में बताना है। 1 के बी की बात करें, एक्सप्लेन ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स। मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, बाय द वे मैंने बस जस्ट ऐसे बनाया एंड मेरे को बस करना है फटाफट। क्वेश्चन 1 का ए और बी सर्च एल्गोरिदम्स के ऊपर है, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन 2 के एक ही बात करें, एक्सप्लेन, और पूरा थ्योरी है, ठीक है, पूरा थ्योरी है, कहीं दूर दूर तक न्यूमेरिकल नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा थ्योरी है। 2 के ए की बात करें, एक्सप्लेन रिजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन 2 के बी की बात करें, एक्सप्लेन प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक, डिफरेंस दोनों के बीच में बताना है। देन 3 के ए की बात करें, व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताना है। 3 के बी की बात करें, एक्सप्लेन इन्फरेंस मैकेनिज्म ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिस्कस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, बहुत ईजी पार्ट है, सिखा दूंगा। 4 के की बात करें, एक्सप्लेन अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एंड 4 के बी की बात करें, एक्सप्लेन प्लेइंग गेम टेक्निक्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5 के की बात करें, व्हाट इज़ एनएलपी, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तो ईजीएस्ट चीज़ है। एंड 5 का जो ए है ना, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये पार्ट तुम लोग अभी 3rd सेमेस्टर में हो, जो लोग भी एआईएमएल कर रहे हैं उनको 3rd सेमेस्टर में ये ओनली एक टॉपिक मिल रहा है, लेकिन जब तुम लोग 5th सेमेस्टर में आओगे तो एनएलपी करके एक पूरा सब्जेक्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट है, तुमको ये चीज़ पूरी डीप में पढ़नी है। जब 7th सेमेस्टर में आओगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स एंड इसके बारे में तुमको बहुत कुछ पढ़ना है। तो 5 का ए जो है ना, तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है फ्यूचर में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ईजी है, मैं सिखा दूंगा। 5 के बी की बात करें, एक्सप्लेन सेमेंटिक नेटवर्क्स। 6 के ए की बात करें, एक्सप्लेन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डीएफएस एंड बीएफएस के बीच में डिफरेंस बताना है। देन 6 के बी की बात करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फॉर्म्ड एंड यूनिफॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। 7 के ए की बात करें, एक्सप्लेन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। 7 के बी की बात करें, एक्सप्लेन फ्रेम्स एंड स्क्रिप्ट्स। 8 के ए की बात करें, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या होता है वो बताना है। 8 के बी की बात करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एआई इन रियल लाइफ। अगर तुमको वॉइस प्रॉपर समझ में आ रही है तो 2 टॉपिक्स और लिख लेना, जो कि मैं लिखना भूल गया था, हो सकता है मैं टेक्स्ट करके लिख के यहाँ पे बता दूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही ईजी है। इसके डेफिनेशंस मैं आगे दिखाऊंगा, बट ये पार्ट्स लिखना भूल गया था बस मैं। चलो स्टार्ट करें। ईजीएस्ट है, ईजीएस्ट मीन्स ईजीएस्ट। लेट मी शो यू आंसर्स। और आंसर्स का ऐसा सीन है कि मैं तुम लोगों को इंस्टेंट आंसर दिखाऊंगा, एक बार में देख के समझ में आ जाएगा तुमको, उसको तुम देख के समझना। तुमको अगर समझ में ना आए तो 10 सेकंड पीछे करना वीडियो, फिर प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक आंसर में बहुत सारा टाइम दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि अननेसेसरी होगा, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बहुत ही ईजिली कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ए स्टार सर्च एल्गोरिदम क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखो, सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखा है,
नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, ये पूरा पार्ट तुम यहाँ से उठा के एग्जाम में लिख सकते हो। सबसे नीचे देखो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखा है जो कि तुम्हारे समझने के लिए है। लास्ट वाला पार्ट एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ऊपर के दोनों पॉइंट्स एग्जाम में लिख देने हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट बस तुम्हारे समझाने के लिए, तो इसको बस देख के समझना, बाकी सब कुछ ईजिली समझ जाओगे। चलो इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ए स्टार सर्च स्मार्ट तरीका है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने का। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दूँ तो गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स क्या होता है, गूगल मैप्स जब हम लोग सर्च करते हैं कुछ भी, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी मॉल, फॉर एग्जांपल भोपाल की अगर बात करें तो डीबी सिटी मॉल के बारे में हम लोग यहाँ से सर्च करें इंद्रपुरी से कि डीबी सिटी मॉल कितना दूर है, ठीक है। तो हम लोग अगर जाएंगे रास्ते में और मैप्स को देखते हुए जाएंगे तो क्या होगा कि एक तो हम लोग रास्ता ही बताएगा कि कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा आपके लिए, प्लस सबसे क्लोज़ रास्ता कौन सा रहेगा कि आपको बहुत घूमना नहीं पड़ेगा, वही बताएगा। प्लस ये भी बताएगा कितना टाइम रह गया है, कितने किलोमीटर्स बाकी रह गए, तीनों चीज़ आपको कैलकुलेट करके बताता रहेगा। तो उसको बोलते हैं ए स्टार सर्च एल्गोरिदम, जो कि आपको क्या क्या बताता है, आपको करेंट डिस्टेंस भी दिखाता है, प्लस कितना डिस्टेंस बच गया है फाइनल रिजल्ट आने में वो भी आपको बताएगा, ठीक है। इसके बाद जितना तुमको समझ में आया ना, दिमाग में जितना जा रहा है ना, उतना ही इसका डेफिनेशन है। इसके अलावा इसमें कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बहुत ही ईजी सा पार्ट है कि ये फाइनल रिज़ल्ट को कैलकुलेट करके भी रखता है पहले से, और अभी जो करंट चल रहा है उसको भी कैलकुलेट करता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो भी बताता है। उसके बाद 1 के बी की बात करें, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स, ये क्या होते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग, बेसिकली वही बात है जो ए स्टार सर्च एल्गोरिदम है उसी का अपग्रेडेड वर्जन है ह्यूरिस्टिक। कि ए स्टार सर्च में क्या होता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, प्लस ए स्टार सर्च एल्गोरिदम क्या करता है कि कैलकुलेट करता है कि रिजल्ट से कितना दूर अभी हम लोग हैं, तो वो भी कैलकुलेट करके बताता है। ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या होता है कि वो इतना तो करता ही करता है, प्लस एक और चीज़ करता है कि वो बाकी सारे पाथ्स को इग्नोर कर देता है। मान लो कि अगर मेरे को इंद्रपुरी से डीबी सिटी मॉल तक जाना है तो हो सकता है कि 5-6 रोड्स होंगी, तो गूगल मैप्स हम लोग को 6 रोड्स दिखाएगा लेकिन हमको बताएगा कि तुमको यहाँ पे जाना है। लेकिन ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करेगा, वो 5 रोड्स को हटा ही देगा, तुमको ओनली एक ही रोड दिखाएगा, तुमको बस ओनली इसी पे जाना है, तुमको बाकी सारी गलियाँ, बाकी सारे रोड्स छोटे मोटे सब वो इग्नोर ही कर देगा। तो उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च, कि जो बाकी सारा अननेसेसरी डेटा इग्नोर करके ओनली फोकस करे मेन काम पे। उसके बाद 2 के ए की बात करें, रिजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक, एंड अभी थोड़ा जल्दी बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। रिजोल्यूशन इज़ अ रूल ऑफ इंटरफेरेंस यूज्ड इन प्रेडिकेट लॉजिक टू प्रूव स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जांपल जब भी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं कि प्रेडिकेट लॉजिक यहाँ पे प्रूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, कि हर एक इंसान की मृत्यु तय है, कोई इंसान अमर नहीं है, या फिर इंसानों पे अगर छोड़ दो, अगर मैं बोलूँ कि ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, कि हर एक इंसान मतलब हर एक जानवर मरने वाले हैं, ठीक है, किसी भी जानवर के अंदर ऐसी शक्ति नहीं कि वो अमर है, ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल। अगर मैं दूसरा एक और स्टेटमेंट दूँ कि डॉग्स आर मॉर्टल, नहीं डॉग्स आर एनिमल्स, मैंने 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट क्या था कि ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, कि हर एक जानवर की मृत्यु तय है, कोई अमर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि डॉग इज़ एन एनिमल, तो डॉग एक एनिमल है और हर एक एनिमल मॉर्टल है। तो इससे क्या दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना, कि डॉग मॉर्टल है, मतलब डॉग की भी मृत्यु तय है, जो डॉग है वो अमर नहीं है, क्योंकि हर एक एनिमल मरने वाला है, हर एक एनिमल की मृत्यु तय है, और जो डॉग है वो एक एनिमल है। तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। कि जब दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करें उसको बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। देखना 1-2 बार वीडियो को, समझ में आ जाएगा। 2 के बी की बात करें, प्रोपोजिशनल लॉजिक वर्सेस प्रेडिकेट लॉजिक, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि लाइट ऑन है, या फिर मैं बोलूँ कि बारिश हो रही है, तो इसमें एक जो वर्ड है बारिश, ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव वर्ड है कि हाँ एक बारिश समझ में आ रही है कि बारिश हो रही है। लेकिन अगर बारिश को हटा दे तो क्या बचेगा हमारे पास, हो रही है। उसके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं, मान लो हम बोल सकते हैं भजन हो रही है, या फिर पार्टी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो एक ही बस वर्ड यहाँ पे बारिश, बारिश के अलावा कोई वर्ड नहीं, तो इसका हमको कोई खास दूसरा सेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसमें हमको एक रिलेशन मिल रहा है कि स्टूडेंट है एंड प्रेजेंट है। अगर मान लो कि स्टूडेंट की जगह पे टीचर लगा दिया, ऑल टीचर्स आर प्रेजेंट, तो एक वो वर्ड का वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलें ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड उसके बाद प्रेजेंट की जगह हम लोग एब्सेंट लगा दें, तो ऑल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो भी पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स कि जो प्रेजेंट है और स्टूडेंट है ये दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई भी एक चेंज करेंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक, जब 2 सेंटेंस, 2 वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, 2 वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। बारिश हो रही है अगर हम बोले तो इसमें ओनली एक ही वर्ड है बारिश, लेकिन स्टूडेंट
ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, इसमें स्टूडेंट एंड प्रेजेंट दोनों वर्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दो वर्ड्स एक दूसरे के बीच में रिलेशन शो करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है लेकिन इसको बस थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। 3K की बात करें, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ये ईजीएस्ट पार्ट है। एक्सपर्ट सिस्टम ये होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे ना तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी मशीन्स लगी होती है जो कि तुमको ऑटोमेटिकली, सबका एग्जांपल छोड़ो, चैट जीपीटी ले लो। चैट जीपीटी से अगर तुम अब उसको सिम्टम्स बताओगे कि तुमको सुबह से फीवर सा फील हो रहा है, तुमको पेट में भी दर्द हो रहा है, तुमको ये हो रहा है, तुमको वो हो रहा है, तुम उसको 15-20 सिम्टम्स बताओगे तो वो तुमको बता देगा कि हाँ हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम होगा। तो उसको कैसे पता कि इसको ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से सेट किया हुआ है, पहले से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डली हुई हैं कि अगर किसी इंसान को ये होगा तो उसको ये होने की संभावना है, अगर उसको ये होगा तो उसको ये होने की संभावना है। तो सारा डेटा कलेक्ट करके एक रिजल्ट देता है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एंड हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास आप नहीं जाओगे, आप जाके मशीन्स पे पूछ सकते हो कि मेरे को ये सिम्टम्स है तो मेरे को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर कोई नॉर्मल वायरल कफ फीवर होगा तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। एक्सपर्ट सिस्टम एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है जो किसी एक्सपर्ट की तरह डिसीजन लेता है। जैसे डॉक्टर की नॉलेज कंप्यूटर में स्टोर कर देंगे तो सिस्टम डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, एंड उस यूज़र क्वेश्चन पूछता है तो सिस्टम आंसर देता है। 3KB की बात करें, इंटरफेस मैकेनिज्म, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड चेनिंग में सिस्टम फैक्ट से स्टार्ट करके रिजल्ट तक पहुंचता है। बेसिकली इसका एक एग्जांपल दूँ तो फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब कि पहले हम लोग किसी फैक्ट के बारे में जानेंगे, लास्ट में कोई रिजल्ट, एक निष्कर्ष बताएंगे। पहले हमने उसके बारे में जाना, फिर लास्ट में निष्कर्ष बताया। या इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो कि तुमको बताना है कि फारूक भैया वीडियो बनाते तो अच्छी वीडियो बनाते हैं कि बुरी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो तुमने पूरी वीडियो पहले खुद से देखी, तुमने किसी से कुछ सुना नहीं, तुमने पूरी वीडियो फिर से स्टार्टिंग से पूरे एंड तक देखी, फिर तुमने खुद से रिजल्ट बताया कि हाँ मैंने पूरा देखा, मेरे बेसिस पे फारूक भैया ने अच्छी वीडियो बनाई, फिर ख़राब वीडियो बनाई। ठीक है, तो ये हुआ फॉरवर्ड चेनिंग, तुमने पूरी फैक्ट्स को खुद से देखा, उसके बाद तुमने उसको बताया। बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है कि तुमको किसी ने पहले से बताया कि फारूक भाई बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, तुमने सुना है किसी से कि हाँ अच्छी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद तुम आके यहाँ पे चेक कर रहे हो कि हाँ कैसी बना रहे नहीं बना रहे। इसको बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो कि डॉक्टर्स में ही यूज़ होता है। जैसे बोल लो कि किसी को फीवर के सिम्टम्स है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है बॉडी में, बॉडी हीट कर रही है, बहुत सारे थर्मामीटर उसने चेक किया तो 104 डिग्री, फिर 104 फ़ारेनहाइट उसके फीवर को हो गया है एंड ऑल। तो वो डॉक्टर को जाए क्या बोल रहा है कि हमको चेक कीजिए। डॉक्टर उसको चेक कर रहा है, एक एक करके सारे सिम्टम्स को चेक कर रहा है, उसकी ज़ुबान को चेक कर रहे हैं, देन बहुत सारी चीज़ें उसने चेक की, बहुत सारे पैरामीटर्स को डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में उसने बताया कि आपको वायरल फीवर है, क्योंकि उसने बहुत सारे फैक्ट्स को चेक किया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। लेकिन बैकवर्ड चेनिंग क्या होगा कि पेशेंट पहले आ रहा है, वो आपको आके बहुत स्पीड बोल रहा हूँ मैं, अभी नहीं, पेशेंट पहले आ रहा है, वो आके बता रहा है कि हमको फ़ीवर है, पेशेंट पहले से आके बता रहा है हमको फ़ीवर है। उसके बाद डॉक्टर चेक कर रहा है सारे सिम्टम्स को कि हाँ इसको फ़ीवर है कि नहीं, देन लास्ट में बताया कि हाँ तुमको फ़ीवर है। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग, कि पहले से आपको रिजल्ट पता है, उसके बाद आप उसको सर्च कर रहे हो। उसके बाद आई डोंट थिंक मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं फटाफट बताते जा रहा हूँ। अभी 4K की बात करें, अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग क्या होता है? गेम AI सिस्टम में हर पॉसिबल मूव चेक करते हैं। बेसिकली जो भी लूडो हम लोग खेलते हैं ना, तो लूडो हम लोग कभी कभी AI के साथ खेलते हैं। लूडो अगर तुम खेलोगे कंप्यूटर के साथ, फ़ोन में जो लूडो ऐप होता है उसको हम लोग कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं, फिर चेस खेल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो खुद से डिसाइड करके हमको हमारे साथ खेलता है, तो उसमें वो जो गेम है वो हर एक पॉसिबल मूव चेक करते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग। जो गेम AI अपने हिसाब से सोच के रिजल्ट देता है एंड गेम खेलता है हम लोगों के साथ, उसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग। ठीक है, उसके बाद 4KB की बात करें, गेम प्लेइंग टेक्निक्स इन AI, उसी का पार्ट है, बस उसी को बस दोबारा लिख दिया है, उसी को बस दोबारा क्वेश्चन बना के दे दिया है। हर बार एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, तो उसी को बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। जो पहले भी मैंने बताया ना, वही पार्ट है कि गेम AI के थ्रू यूज़ करके कैसे खेलता है एंड गेम में AI कैसे इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद 5K की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मैंने बोला NLP बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग जब भी चैट GPT से बात करते हैं तो या एक चीज़ तुम देखना कि हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके ही बात करते हैं, तभी उसको समझ में आता है। अगर तुम उसको भोजपुरी में भी बोलोगे ना फिर भी उसको समझ में आएगा, अगर तुम उसको मराठी में भी बोलोगे ना फिर भी उसको समझ में आएगा, अगर तुम उसको बंगाली में भी बोलोगे ना फिर भी उसको समझ में आएगा। कुछ हद तक तो समझ ही जाएगा, हो सकता है पूरा वो ना समझ पाए लेकिन कुछ हद तक तो समझ ही जाएगा। तो उसको कैसे समझ में आ रहा है? उसको ऐसे समझ में आ रहा है कि वो उसके अंदर NLP इंटीग्रेटेड है,
ऑब्वियसली चैट जीपीटी के अंदर एनएलपी नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे फास्ट मैकेनिज्म लगे हुए हैं, बट एनएलपी एक मैं स्ट्रक्चर बताने के लिए तुमको समझा रहा हूँ कि चैट जीपीटी में एक एनएलपी टाइप का तुम समझ लो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वो जो नेचुरल लैंग्वेज होती है रियल लाइफ में उसको समझने के लिए बनाया गया है, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में हमारे लैंग्वेज में स्लैंग होता है, स्लैंग मतलब जैसे एग्जांपल दूँ तो भोपाल में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे नॉट गाली एक वर्ड होता है, स्लैंग होता है कि हाँ ये यूज़ करते हैं, तो ये स्लैंग चैट जीपीटी को नहीं पता है कि ये क्या होता है, बट ऑब्वियसली भोपाल में हर एक बंदे को पता है कि ये क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ये चीज़ चैट जीपीटी को कैसे पता चलेगा, उसको पता चलेगा एनएलपी के थ्रू, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है हमारे अराउंड में, उसको चैट जीपीटी धीरे धीरे सीखता है। एंड हम लोग जितनी चैट जीपीटी से बातें करते हैं, आज से आने वाले 4-5 साल में चैट जीपीटी इतना एडवांस हो जाएगा कि हर एक जगह के हर एक डीप लैंग्वेज को, हर एक स्लैंग को समझ जाएगा। स्लैंग मतलब वही जो मैंने बोला कि जो कोर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज होती है जो कि ओनली लोकल लोग ही समझ पाते हैं, उसको भी चैट जीपीटी समझ लेगा। किसकी हेल्प से? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद सेमेंटिक नेटवर्क्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन देख लो। सेमेंटिक नेटवर्क्स एक डायग्राम जैसा होता है, जैसे कॉन्सेप्ट में सर्कल और उनके बीच रिलेशन दिखाती है। बेसिकली डॉग इज़ ए एनिमल, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखो, डॉग इज़ ए एनिमल। तो डॉग और एनिमल के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? डॉग इज़ ए एनिमल, तो डॉग और एनिमल के बीच में रिलेशन है ना, उसी को एक्सप्लेन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो तुमको समझ में आ रहा है वही है। 6 के बी की बात करें, BFS एंड DFS, जिसमें BFS पहले सारे नियरेस्ट नोड चेक करता है, फिर नेक्स्ट लेवल, एंड DFS एक पाथ को पकड़ के लास्ट तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। BFS का एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो पहले वो किसी भी पार्ट को पूरा फिनिश करता है, उसके बाद दूसरे पार्ट में जाता है, उसके बाद तीसरे पार्ट में जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमको हर एक रूम को चेक करना है, ठीक है, तुमको किसी बिल्डिंग के हर एक रूम को चेक करना है, तुम क्या करोगे? BFS से अगर तुम चेक करोगे, तुम क्या करोगे? सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे, ग्राउंड फ्लोर के तुम हर एक रूम को चेक करोगे प्रॉपर, तुम इंश्योर करोगे कि तुमने हर एक रूम को चेक कर लिया। उसके बाद तुम सेकंड फ्लोर पे जाओगे, तो तुमने पूरा एक नोड चेक कर लिया, फिर तुम दूसरे नोड में जाओगे। लेकिन DFS का मतलब ये होता है कि पहले रूम में तुम जाओगे, पहले रूम के अंदर से तुमको जो गेट दिखेगा तुम उसके अंदर से घुस के तुम दूसरे रूम में चले जाओगे। अगर मान लो कि अज्यूम करो कि सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो तुम ऐसे रैंडम किसी भी रूम में घुस जाओगे, उसके अंदर तुमको जो रूम दिखेगा उसके अंदर तुम घुस जाओगे, उसके अंदर तुमको जो रूम दिखेगा उसके अंदर तुम घुस जाओगे, तो तुम एक पाथ में चले जाओगे। तुमको जो दिख रहा है अंदर उसके अंदर तुम जाते जाओगे, तो ये एक पाथ है। एंड BFS का मतलब कि तुम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, पहले एक को फिनिश करोगे फिर तुम दूसरे में जाओगे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद बात करें इन्फॉर्म्ड सर्च एंड यूनिफॉर्म सर्च। बहुत ही ईजी से कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्च ब्लाइंड सर्च होती है, लाइक यूनिफॉर्म सर्च जो होती है वो ब्लाइंडली ऐसे ही रैंडम हर एक गली को चेक करना, हर एक जगह पे घूमना। फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया था कि इंद्रपुरी से DV सिटी मॉल जाना है, ठीक है, तुमको अगर जाना है तुम क्या करोगे? तुम डायरेक्टली यहाँ से, तुमको अगर रास्ता पता है तुम डायरेक्टली चल जाओगे। लेकिन अगर तुमको रास्ता नहीं पता है तुम क्या करोगे? मतलब तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे को पता है, लेकिन अगर तुम यूनिफॉर्म सर्च करोगे तो तुम ऐसा करोगे कि यहाँ से तुम हर एक गली को चेक करोगे, तुम भोपाल की हर एक गली में जाओगे, हर एक रास्ते में जाओगे, तुमको जितने रास्ते दिख रहे तुम उन रास्ते में जाओगे कि क्या पता कभी पहुँच जाए, ऐसा तुम सोच के जाओगे कि क्या पता कभी पहुँच जाए, उस हिसाब से तुम जाओगे। तो तुम यूनिफॉर्म सर्च कर रहे हो कि तुम हर एक रास्ते में जा रहे हो, हर एक गली में चेक कर रहे हो, तुम ब्लाइंड सर्च कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इन्फॉर्म सर्च करोगे, तुम डायरेक्टली यहाँ से गूगल मैप सर्च करोगे एंड गूगल मैप से देखोगे यहाँ से डायरेक्टली कौन सा रास्ता सबसे नियरेस्ट है, एंड तुम सिर्फ उस पाथ को पकड़ के तुम पहुँच जाओगे। इसको बोलते हैं इन्फॉर्म सर्च, कि तुमने यहाँ से गूगल मैप से डाला एंड यहाँ से जो सबसे तुमको नियरेस्ट दिखा तुम चले गए। एंड यूनिफॉर्म सर्च मीन्स तुम अपने दिमाग से घूमे जा रहे हो, खोजे जा रहे हो। यूनिफॉर्म सर्च का एक सबसे बड़ा एग्जांपल कि तुम बस ऐसे ही दिमाग लगा रहे हो कि हाँ AI में क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आने वाला है, AI में क्या पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुम बहुत सारा दिमाग लगा रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो। एंड इन्फॉर्म सर्च का मतलब तुम डायरेक्टली आए, तुम एकदम रिलैक्स बैठे हो अपने घर पे कि हाँ फारूक भाई की वीडियो आएगी, उसको देख लूँगा, काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फॉर्म सर्च, कि हाँ तुमने वेट किया, वीडियो आई, तुमने उसको पूरा पढ़ लिया, काम खत्म। एंड यूनिफॉर्म सर्च का मतलब तुम इधर उधर घूमते रहो, फिरते रहो, खोजते रहो, पता नहीं पढ़ाई होगी नहीं होगी। एग्जाम्पल में अच्छे देता हूँ मेरे को लगता है। उसके बाद बात करें 7 के A की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, ये क्या होता है देख लो डेफिनेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉलेज को कंप्यूटर को समझाने लायक फॉर्म में स्टोर करना, जैसे फैक्ट्स, रूल्स और रिलेशंस को स्ट्रक्चर तरीके से लिखना, तभी AI सिस्टम डिसीजंस ले पाता है। बेसिकली ऑब्वियसली हम लोग जब चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं तो चैट जीपीटी बहुत ही एक्यूरेट रिप्लाइज देता है, हमेशा नहीं देता लेकिन बहुत टाइम एक्यूरेट रिप्लाइज देता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर है। एंड एक सेकेंड, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ।
तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर है, एंड चैट जीपीटी के अंदर या फिर किसी भी मशीन के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करेंगे पहले, तब जाके वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करके सामने आंसर्स दे पाएगा। उसको बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, कि हम अपनी नॉलेज को चैट जीपीटी को, या फिर सबसे सिंपल सा एग्जांपल समझो ना, हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं ना, अगर मान लो कि ये सबको पता है कि ये चैट जीपीटी से निकाला हुआ है, ठीक है, तुमको भी पता है कि ये चैट जीपीटी से निकाला हुआ है, लेकिन ये चीज़ चैट जीपीटी कैसे देगा, ये एग्जैक्टली जो फॉर्मेट है और ये एग्जैक्टली इस टाइप के आंसर्स जो कि बहुत ही अच्छे से समझ पाए एंड इसको लिखने से अच्छे मार्क्स मिले, तो इस चीज़ को निकालने के लिए चैट जीपीटी को बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। देन 5-6 बार प्रॉम्प्ट्स देंगे, देन वो समझेगा, देन उसको समझाएंगे। तो मशीन को इस हिसाब से समझाना कि वो अच्छे से समझ जाए, हमको डिज़ायर रिजल्ट्स दे दे, उसको बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, कि वो टेक्निक जिससे हम अपनी नॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करके मशीन को समझाते हैं तो वो हमको अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है। उसके बाद 7 के बी की बात करें, फ्रेम्स एंड स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, उसी का पार्ट है, बस जो अभी तुमने पढ़ा ना उसी का पार्ट है और कुछ नहीं है। नीचे वाला पूरा डेफिनेशन एक बार पढ़ोगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। देन 8th के ए की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखना है। एआई मतलब मशीन को स्मार्ट बनाना, कंप्यूटर ऐसे काम करना जैसे ह्यूमन सोचता है। ऑब्वियसली एआई का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, जो मैनुअल वॉशिंग मशीन होती है जो कि मैनुअली कपड़े को धोती है एक बटन क्लिक करने से, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन्स के अंदर एआई आ गया है कि वो भाई खुद से डिटेक्ट करेगी कि हाँ कौन सा कपड़ा पहले धुलना है, कौन सा कपड़ा बाद में धुलना है, कपड़े को सुखाना है कि नहीं सुखाना है। मशीन्स के अंदर बहुत सारी एआई आ गई हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके मशीन्स को स्मार्ट बनाना है एंड वो इंसानों की तरह सोच पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है बस। और अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पढ़ रहे हो, एआईएमएल के स्टूडेंट हो, तो तुमको ये सब एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब तो काउंसलर्स ने एक्सप्लेन कर दिया होगा आई गेस। उसके बाद बात करें 8th के बी की, तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं। लेट मी शो यू। मैंने उनको तुम लोगों के लिए अलग से लिख के रखे हैं। हाँ, 8th के बी में देखो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, जिसमें हम लोग मशीन को पहले से एक डेटा दे के रखते हैं। बहुत सारा डेटा हम लोगों ने पहले से मशीन को दे रखा है कि डॉग्स ऐसे दिखते हैं, कैट्स ऐसी दिखती हैं, पंछी ऐसी दिखती है। हम लोगों ने बहुत सारा डेटा मशीन को दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मशीन से जब हम लोग कुछ भी पूछते हैं, एआई से कुछ भी पूछते हैं, चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं, तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट करता है एंड उस मशीन से डेटा को मैच करता है कि हाँ भाई ये वाला डेटा है, एंड वो हम लोग को आंसर देता है। उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि वो खुद से डिटेक्ट करता है, खुद से समझने की कोशिश करता है कि हाँ कि शायद उसने दिखाया था कि डॉग की इमेज ऐसी होती है एंड इसने किसी भेड़िए की इमेज भेजी है, किसी वुल्फ की इमेज भेजी है, तो हो सकता है ये सिमिलर हो, तो ये इसी के प्रजाति हो। तो इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि खुद से ट्रेनिंग करके खुद से ट्रेन होता है, अपने आप को खुद से ट्रेन करता है, खुद के डेटा को स्टोर करता है। लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग जो डेटा पहले से दिया गया है उसी के बेसिस पे वो आंसर देगा। देन मशीन लर्निंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लेना, ईजी है। इंटेलिजेंस ऑफ एआई क्या होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन रियल लाइफ में एआई के कहाँ कहाँ यूज़ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ख़त्म हो गया। इतना मोर देन इनफ है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तो नहीं है, एआई है ओनली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है उसके लिए इतना बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। इतना अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा 100% एआई अच्छे से निकल जाएगा। एंड आई डोंट थिंक वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। वीडियो में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना एंड व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर देना। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।